बैच अपडेट देखो 0, एक्चुअल रो काउंट 0, एक्सपेक्टेड 1। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि जब आप लोग बैच अपडेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर इसने रिकॉर्ड तो डिलीट करनी है, फर्स्ट रिकॉर्ड को इसने डिलीट कर दिया, बट वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रो काउंट आ रहा है। रो काउंट का मतलब होता है कि कितनी रोज अपडेट हो रही है या डिलीट हो रही है। तो ये कह रहा है कि भाई रो काउंट फ्रॉम अपडेट 0, एक्चुअल जो रो काउंट था वो 0 था, एक्सपेक्टेड था 1, कि कम से कम एक तो आना चाहिए था। ठीक है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड डिलीट फ्रॉम ईटन वेयर empid इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ पर ये चीज थी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन आया, अगर मैं सिर्फ इसको ही देखती हूँ, माइस्क्वेल एक बार ओपन करके देखते कि भी रिकॉर्ड डिलीट हुआ क्या हुआ, इतना तो पता चलेगा ना हमें। तो हम माइस्क्वेल में आ जाते हैं और ये देखते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ नहीं हुआ या क्या प्रॉब्लम आई थी। तो इसको एक बार यहां से देख लेते हैं। तो अगर आप लोग क्या करते हो, एसक्यूएल सॉरी इसमें आते हो, माइस्क्वेल में आते हो, तो माइस्क्वेल में आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, भाई टेबल देखे कौन सा था ये, कंपनी कौन सी वाली थी ये, कंपनी 1 के अंदर आपका एम्प्लॉय का E10 का टेबल बना हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी 1 में E10 का टेबल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड बचे हुए हैं वो है 1, 2, 3 एंड 5। अभी लास्ट टाइम जब हमने क्वेरी चलाई थी तो हमने कौन का रिकॉर्ड डिलीट मारा था, हमने क्वेरी में दिया था 4 नंबर और 5 नंबर। अब मैंने 5 नंबर दिया था और 4 नंबर दिया था, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, देखो 4 नंबर तो डिलीट हो रहा है, ठीक है, E1 वाला जो था 4 वाला तो है नहीं, वो डिलीट इसने कर दिया, क्योंकि मैंने पहले किसको ऐड किया था, E1 को किया था। लिस्ट में सबसे पहले किसको ऐड किया था, E1 को, 4 को, और फिर E को ऐड किया था 5 नंबर रिकॉर्ड को। तो इसने क्या किया, 4 नंबर रिकॉर्ड को जब डिलीट किया और ये 5 पर आया, तो रो काउंट जो था ना वो कम हो गया था, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था, इसको डिलीट नहीं कर रहा था। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो चल जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आया था इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं। अभी आपने जैसे देखा ये हाइबरनेट टेम्पलेट के अंदर थोड़ा बहुत क्या रह रही है, प्रॉब्लम्स रह रही थी कि भाई बल्क अपडेट जो था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, या फिर हमारे को यहाँ पे कस्टम क्वेरीज नहीं मिल रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमारे पास इसके लिए मल्टीपल फीचर इसमें नहीं थे। इसकी जगह पे आप लोग इसमें क्या यूज करोगे, जेपीए का यूज करोगे, ताकि आप इसको और बेटर वे में कर सको। अब अगर मैं स्प्रिंग ओआरएम की बात कर रही हूँ, तो स्प्रिंग ओआरएम के अंदर हमारे पास और भी चीजें आ जाती हैं जिसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो स्प्रिंग के अंदर अगर मैं ओआरएम की बात कर रही हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शन क्या आती है, एक बार ये भी देखते हैं। तो स्प्रिंग का ओआरएम वाला नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो देखो जब मैं आप लोगों को बता रही थी कि स्प्रिंग को हम हाइबरनेट के साथ यूज कर सकते हैं, तो हमने हाइबरनेट के साथ में देखा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर और इसमें स्प्रिंग ओआरएम में और एक ऑप्शन भी देख सकते हैं। स्प्रिंग के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो ओआरएम के साथ में, तो इसके साथ साथ जेपीए भी आता है, ठीक है। बट मैं जेपीए ना चाहती थी कि आप लोगों को किसके साथ में लेके जाऊं, बूट के साथ में लेके जाऊं, क्योंकि स्प्रिंग अगर आपने जेपीए यूज किया, तो जेपीए के साथ में यूज करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे उसकी रिपोजिटरी भी लगानी पड़ेगी और बाकी वैल्यू भी लगानी पड़ेगी, तभी इसका जो यूज है ना वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्योंकि इसके अंदर इसका जो काम है वो स्प्रिंग बूट के साथ में ही ज्यादा बढ़िया से निकल कर आएगा, क्योंकि फिर ना आपको मल्टीपल ऑप्शन भी सीखने को मिलेंगी। तो बेटर क्या रहेगा, इसको हम स्प्रिंग बूट के साथ में लेकर आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को क्या शुरू करवा रही हूँ साथ के साथ में, क्योंकि ओआरएम का ये वाला टॉपिक हमें किसके साथ करना है, बूट के साथ में। और बूट हम तब कर सकते हैं जब हमें स्प्रिंग एमवीसी आता हो, क्योंकि स्प्रिंग एमवीसी आता होगा तो बूट मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग एमवीसी को एक बार देखते हैं, साथ में ही आपका एक और चीज भी आ जाएगी ना, कि आप लोगों को अगर अभी तक ये दिख रहा है कि अभी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, सारा का सारा ऐप डॉट जावा से कर रहे हैं, हमने वेब को
तो हमारी ये 2-3 चीजें ना इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैं कह रही थी इकट्ठा ही करना बेटर रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि एमवीसी बहुत बड़ा है, खुद ही बहुत बड़ा है। एमवीसी के अंदर मतलब आपकी एक क्लास में तो एमवीसी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, एमवीसी के अंदर आपके कम से कम नहीं तो 4 क्लास जाती है आराम से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इसकी फॉर्म टैग लाइब्रेरी भी आएगी, पहले तो स्प्रिंग एमवीसी खुद करो, फिर उसके बाद इसकी टैग लाइब्रेरी भी आती है, एप्लीकेशंस भी आती हैं, वैलिडेशंस भी आती हैं, टाइल्स भी आती हैं। तो ये 3-4 टॉपिक इसके रहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको फिर इसमें क्या सिखा रही हूँ, जेडीबीसी टेम्पलेट भी सिखाऊंगी और साथ के साथ बूट भी सिखाऊंगी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि पहले मैं आपको एक बार स्प्रिंग एमवीसी बताने वाली हूँ कि एमवीसी काम कैसे करता है। फिर हम एक एमवीसी में एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन में जो हमारे को डेटाबेस वाला काम कराना है वो हम करवाएंगे जेडीबीसी टेम्पलेट से। आफ्टर दैट जब जेडीबीसी टेम्पलेट इसमें हो जाएगा, फिर मैं एमवीसी में फॉर्म टैग लाइब्रेरी करवाने से भी पहले आपको मैं एक बार स्प्रिंग बूट का एग्जाम्पल दे दूंगी, एक आइडिया आ जाएगा स्प्रिंग बूट कैसे काम करता है, ठीक है। फिर स्प्रिंग बूट में जेपीए भी बता दूंगी। आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू स्प्रिंग, और उसके अंदर फिर इसकी जो टैग लाइब्रेरी है, एप्लीकेशन टाइल्स जो भी रहेंगी वो हम इसमें करेंगे कंप्लीट। तो इसको हम इसी सीक्वेंस में करने वाले हैं, ओके। क्योंकि इससे क्या रहेगा ना, आपके एक ही चीज के साथ में 2-3 चीजें आपकी और भी कवर हो जाएंगी, और बेटर तरीका भी यही रहेगा। क्योंकि देखो अलग अलग टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ना, चीजों को क्या करो जैसे यूज करना है वैसे ही इस्तेमाल करके देखो, बेटर भी रहेगा। स्प्रिंग एमवीसी है ना, उसको ना रिज्यूमे। देखो स्प्रिंग एमवीसी है, जावा का फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले तो अगर कोई पूछता है तो यही पूछेगा व्हाट इज स्प्रिंग एमवीसी। तो स्प्रिंग एमवीसी इज अ जावा फ्रेमवर्क। और ये फ्रेमवर्क किस लिए यूज होता है, वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज होता है। वेब एप्लीकेशंस में जब आप क्या करना चाहते हो, वेब पार्ट को भी रखना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर स्प्रिंग जो लोग सीखते हैं वो लोग बैकएंड में काम करते हैं, लेकिन अगर किसी को उसके अंदर फ्रंट एंड भी ऐड करना है तो वो एमवीसी भी लगा सकता है। एमवीसी एक्चुअली में तो एक डिजाइन पैटर्न है जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर को दिखाता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एडवांस जावा में भी बताया था, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये आपके स्प्रिंग के साथ इंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, मतलब इसको थोड़ा सा और एनहांस कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, वही एमवीसी वाला ही प्रोग्राम है, लेकिन पहले हमने क्या किया था एमवीसी में, जो हमने कंट्रोलर बनाया था वो हमने सर्वलेट को बना दिया था, और उसी सर्वलेट के थ्रू हमने सबको कंट्रोल भी किया था। अब वही काम हम सर्वलेट से नहीं करा के क्लास से बनाएंगे, हम प्रॉपर एक कंट्रोलर क्लास बना देंगे, जिसका काम ही क्या होगा, सबको कंट्रोल करना, जिस भी फंक्शन के पास जाना है वो इसी से होकर जाएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ नई चीजें भी दिखेंगी, इसीलिए मैं ये पहले भी करा रही हूँ, ओके। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग एमवीसी को समझते हैं, इसका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल आप जाते हैं ना तो सिर्फ स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं लिखना है रिज्यूम में, आप चाहो तो इसके मॉड्यूल्स भी लिख सकते हो अलग अलग। जैसे कुछ लोग स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एओपी, तो अलग अलग मॉड्यूल्स भी प्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, सबको पता है कि यार स्प्रिंग बहुत वास्ट है, पूरा का पूरा मैक्सिमम लोग सीख कर नहीं आते हैं, और जिसको जितना चाहिए वो उतना ही मांगता है फिर, ठीक है। जैसे सोप सर्विसेज मांग लेगा कोई, इस तरह से भी आता है, तो एजेक्स मांग लेते हैं अलग से, तो वो चीजें रहती है। तो देखो MVC is a Java framework which is used to build web application. It follows the model view controller design pattern. It implements all the basic features of a core Spring framework. मतलब इसमें core Spring के भी framework के भी features आएंगे, जिसके अंदर आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, वो भी सब आ जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आएंगे। अब सबसे पहले तो अगर आप स्प्रिंग एमवीसी पढ़ रहे हो ना, तो इसके कुछ मेन एलिमेंट्स हैं, इनको समझना जरूरी है, क्योंकि ना इसके अंदर फाइलें बहुत बनेंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चीजें बहुत सिंपल है अगर हम उसको सिंपल तरीके से समझे तो, नहीं तो बहुत सारी फाइलें देख के ना कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो स्प्रिंग एमवीसी हमें एक एलिगेंट वे प्रोवाइड करती है या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम एमवीसी का यूज करते हैं, जिसके अंदर ये अपना एक बना बनाया सर्वलेट हमें देता है। मतलब हमें सर्वलेट नहीं बनाना डिस्पैचर सर्वलेट, ये हमें बना बनाया मिलेगा। डिस्पैचर सर्वलेट जो है, इसका काम क्या होता है ये देखो, बेसिकली ये जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होंगी उन सबको हैंडल करेगा। जैसे आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे एक रिसेप्शन काउंटर होता है। लेट्स सपोज कोई भी पर्सन आएगा ऑफिस में, वो पहले कहाँ जाएगा, बिना रिसेप्शन को मिले हुए तो कहीं नहीं जा सकता। तो मतलब वो क्या है, वहां का एक तरह से कंट्रोलर है, गाइड भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, सब काम वही देख रहा है। उसका काम क्या होता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आई
उसने उस रिक्वेस्ट को देखा, फिर ये देखा कि आपको रूम नंबर 10 में जाना है, आपको 5 में जाना है, आपको 4 में जाना है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है। मतलब ये कौन डिसाइड कर रहा है सब कुछ? रिसेप्शनिस्ट कर रहा है, जो रिसेप्शन है, राइट? उसका काम ही है लोगों को गाइड करना कि हाँ भी कोई आया उसको कहाँ भेजना है। तो यही काम हमारे लिए कौन करता है? कंट्रोलर करता है। और कंट्रोलर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? डिस्पैचर सर्वलेट कर रहा है। तो डिस्पैचर सर्वलेट के बारे में भी पूछते हैं कि व्हाट इज अ डिस्पैचर सर्वलेट, वो क्या काम करता है। ओके और डिस्पैचर सर्वलेट आपको बनाना पड़ता है या इनबिल्ट क्लास है? इनबिल्ट क्लास है भाई, हमें नहीं बनाना है। ठीक है, हम सिर्फ इसकी इनबिल्ट क्लास को उठा के अपने पास यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर ना काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, थोड़ा सा वर्किंग दिखेगा इसके अंदर कि हाँ भाई स्प्रिंग क्यों यूज किया जाता है आखिर में। तो देखो स्प्रिंग के अंदर बेसिकली अगर हम इसको ध्यान से समझें तो स्प्रिंग के अंदर एक आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है वो सबसे पहले किसके पास जाती है? फ्रंट कंट्रोलर के पास। ये फ्रंट कंट्रोलर होता है हमारा डिस्पैचर सर्वलेट। ठीक है, और डिस्पैचर सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को उठाकर मॉडल के बाद कहां पे भेजता है? हमारे बनाए हुए कंट्रोलर के पास भेजता है। हमारे बनाए हुए कंट्रोलर के पास क्यों भेजता है? क्योंकि देखो यहाँ पे आप एक और चीज सीखोगे, क्या चीज बनाना? यूआरएल बनाना, यूआरएल पैटर्न्स बनाना। तो हम यहाँ पर एक हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, और उस यूआरएल में मान लो हमें होम पेज पे जाना है तो स्लैश होम लिखा हुआ आ जाता है आगे। अगर मान लो मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है तो स्लैश कॉन्टैक्ट अस आ जाता है। ऐसे ही अगर मुझे अबाउट अस पे जाना है तो स्लैश अबाउट अस आ जाएगा, लॉगिन पे जाना है तो स्लैश लॉगिन आ जाएगा। तो ऐसे हर किसी का यूआरएल आगे जाकर जो लास्ट का होता है वो चेंज हो जाता है, राइट? तो यही चीज हमारी इस कंट्रोलर के पास में होती है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम फंक्शंस बना देंगे और हर फंक्शन के साथ में एक यूआरएल पैटर्न डिफाइन कर देंगे। अब क्या होगा कि जब भी एक पर्टिकुलर यूआरएल कॉल होगा तो डिस्पैचर सर्वलेट कंट्रोलर के पास भेजेगा, क्योंकि एक से ज्यादा कंट्रोलर भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि एक ही कंट्रोलर क्लास हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कौन से वाले कंट्रोलर के पास भेजना है ये कौन डिसाइड करेगा? डिस्पैचर, फ्रंट कंट्रोलर। और ये जब भेजेगा तो कंट्रोलर क्या करेगा? एक तरह से ये उसकी सब एलिमेंट हो गई। तो ये काम क्या करेगा? वो ये उस यूआरएल को फेच करेगा, जहां पर भी इसको ये यूआरएल मिलेगा उस वाले फंक्शन को कॉल करेगा और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारे पास आउटपुट जनरेट होकर आएगी। ओके, तो ये चीज रहेगी। तो यहाँ पे ये व्यू को जनरेट करेगा और फिर से वापस ब्राउजर के पास भेजेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको अगर हम देखें तो मॉडल क्या होता है? अ मॉडल कंटेन्स द डाटा ऑफ द एप्लीकेशन, जो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि मॉडल क्या कंटेन करता है? डेटा कंटेन करता है, या डाउ क्लास हो गई, यूजर क्लास हो गई, जो हमारे डेटाबेस वाली क्लासेस हो गई। ऐसे ही कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन। जो बिजनेस लॉजिक होता है वो कौन कंटेन कर रहा है? कंट्रोलर कर रहा है। और यहाँ पर हम ज्यादातर जिस भी क्लास को कंट्रोलर बनाएंगे उसके ऊपर एक एनोटेशन लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? @कंट्रोलर लगाएंगे। ओके, ताकि वो कंट्रोलर डिफाइन हो सके। इसके बाद व्यू क्या होता है? व्यू रिप्रेजेंट्स द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारी इंफॉर्मेशन को दिखाता है। जनरली हम जेएसपी और जेएसटीएल दोनों के मिक्स के पेजेस बनाकर रखते हैं, जिसको हम अपने पेजेस में मतलब अपने व्यू में शो करा देते हैं। तो व्यू में ज्यादातर वो पेजेस है जो हमें किसको भेजने हैं? यूजर को भेजने, क्लाइंट को भेजने। ये जो कंट्रोलर है ये उसको रेफर कर रहा है जो हमारी एक्सएमएल फाइल बनाते थे हम। नहीं, ये हमारी क्लास फाइल बनेगी। ठीक है, डिस्पैचर सर्वलेट हमारा क्या है? इनबिल्ट क्लास है। उसका हमारे को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? यूआरएल पैटर्न सेट करना पड़ेगा web.xml में जाके। जो हमारी web.xml फाइल बनती थी उसी के अंदर जाके हमें इसका, जैसे हम सर्वलेट का याद है टैग बनाते थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका टैग बनाना पड़ेगा डिस्पैचर सर्वलेट का। कहाँ जाकर? web.xml में जाकर। और उसके बाद हमारे को अपनी एक कंट्रोलर क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें हम यूआरएल के पैटर्न्स बनाएंगे। ओके, तो बताऊंगी सारा, अभी इसीलिए कह रहा हूं पहले समझ लो, फिर समझ के करोगे तो दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि चीजें बहुत सी हैं इसमें, और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही कराऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट कंट्रोलर भी आता है। इन स्प्रिंग एमवीसी डिस्पैचर सर्वलेट क्लास वर्क्स एज द फ्रंट कंट्रोलर। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द फ्लो ऑफ द स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको कि ये चारों का क्या क्या काम है? अब आते हैं इसी में ही आगे। अगर अब आपको क्या करना है, इसका फ्लो समझना है, तो ये ध्यान में रखना है कि पहले तो रिक्वेस्ट आई,
रिक्वेस्ट को हमने कहाँ भेजा, डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट ने क्या किया, हैंडलर मैपिंग पे गया, चेक किया कि भैया कौन से वाला कंट्रोलर, क्योंकि हो सकता है कंट्रोलर और भी हो। फिर ये क्या करेगा, ये कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर मॉडल एंड व्यू प्रोवाइड कर देगा। मॉडल एंड व्यू जब डिस्पैचर के पास आएगा तो ये व्यू रिजॉल्वर के पास जाएगा। व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, उस व्यू को रिजॉल्व करेगा कि ये कौन सी फाइल है, इसका मतलब इसके पहले क्या आएगा, इसका जो पाथ है वो क्या होगा, और इसके एक्सटेंशन क्या होगी, क्योंकि .html फाइल भी हो सकती है, .jsp फाइल भी हो सकती है। तो ये एक तरह से आपके उस यूआरएल को कंप्लीट बना कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब व्यू रिजॉल्वर ये व्यू रिजॉल्व कर देगा तो डिस्पैचर सर्वलेट को दे देगा वापस, और फिर डिस्पैचर सर्वलेट व्यू जनरेट करके क्लाइंट के पास भेज देगा। अब आप सोच रहे होगे यार व्यू रिजॉल्वर कहाँ से आ गया बीच में। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे हम किसी भी फाइल को जब एक्सेस करना चाहेंगे हम उसका पूरा पाथ नहीं देंगे, हम सिर्फ उसका नाम देंगे। जो कंट्रोलर क्लास रिटर्न करेगी ये सिर्फ उस JSP का या HTML फाइल का नाम रिटर्न करेगा जिसको भी हम कॉल करना चाहते हैं। मतलब ना तो उसका पाथ होगा ना ही उसका एक्सटेंशन होगा। ये दोनों की दोनों चीजें हमें कौन देगा, व्यू रिजॉल्वर देगा, जो हमें बनाना पड़ेगा। मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। ओके तो हम क्या करने वाले हैं, अब मैंने इसके बारे में बता तो बहुत कुछ दिया, क्यूरोसिटी भी अच्छी खासी हो गई कि क्या बनेगा यार, ये कैसे बनेगा, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार चेक कराते हैं, फिर मैं वापस आऊंगी, इसके एडवांटेजेस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हाँ भी ये आखिर में बनेगा कैसे। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगी, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही, और इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इसका सिंपल कंट्रोलर कैसे बनेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे को बिल्कुल सिंपल सा कंट्रोलर भी बनाना है तो वो कैसे आएगा। चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्लिप्स के अंदर, कंट्रोल एन करेंगे, एक मेवन का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं। इस बार हम वेब ऐप लेंगे, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्प्रिंग MVC डेमो 1 कर देती हूँ मैं इसको, और इधर आके फॉर्म डॉट फाइल्स कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें काम जो जो करना है पहले तो वो करते हुए चलेंगे, और डिपेंडेंसीज भी लगानी है। अब जब बात हो रही है ना डिपेंडेंसीज की, तो डिपेंडेंसीज इसमें जो हम लगा रहे थे ऑलरेडी वो तो आएंगी, बाकी जैसे जैसे आप चीजें और लगाओगे वैसे वैसे ऐड होते जाएगी। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, इसे क्लोज मारते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब स्प्रिंग MVC के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे इसके बिल्ड पार्ट में आते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगर बिल्ड पार्ट में चलते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर आप ऐड लाइब्रेरी कर दीजिए, और यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, सर्वर रन टाइम पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। और अरे यार अच्छा, यहाँ पे तो हमारा टॉम कैट अभी तक यूज ही नहीं हुआ ना कभी, इसलिए हमने टॉम कैट तो कॉन्फ़िगर ही नहीं किया होगा। यहाँ पर भूल जाते हैं ना, बहुत टाइम बाद यूज कर रहे हैं ना, अभी तक तो हम हाइबरनेट में भी कोर लेवल पे थे, टॉम कैट की जरूरत नहीं पड़ी, स्प्रिंग में भी अभी तक हम कोर ही कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा चेंज होगा तो उसमें नई नई चीजें भी आएंगी। तो शो व्यू कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अदर्स पे, यहाँ पे ले लेते हैं सर्वर ऑप्शन। ठीक है, तो इसका हमारे पास सेटिंग आ जाएगा। इसका पोर्ट नंबर बदल देते हैं, आई थिंक एडवांस जावा के बाद तो अब यूज कर रहे हैं, है ना। हम्म, भूल गए थे, चलो अब दोबारा याद करा दिया ना मैंने। ये भी कर लेना, नहीं तो पता चले प्रोग्राम ना चले आप लोगों का। ठीक है, तो अभी हमारा जो वेब प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा अभी इसका एरर नहीं गया, हमने बिल्ड पाथ में ऐड नहीं किया, तो बिल्ड पाथ में ऐड कर देते हैं। यहाँ आके ऐड लाइब्रेरी,
और सर्वर रन टाइम पे नेक्स्ट पे आते हैं, टॉमकैट को फिनिश कर देते हैं, अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया app.java। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपके पास पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमें एक एक करके चीजें ऐड करनी है। सबसे पहली चीज जो हमें ऐड करनी है वो है डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज में एक तो हम ले लेते हैं पहले वाली डिपेंडेंसीज जो हमने ली थी। सो पिछले वाले प्रोग्राम की ना pom.xml ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे ORM भी लिया था ना, इस बार मैं अभी ORM नहीं ले रही, अभी मैं डायरेक्ट क्या ले रही हूँ, सिर्फ स्प्रिंग कोर और कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं कह रही थी ना जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे ले लेंगे। MySQL रख लेते हैं, ठीक है, MySQL ले लेते हैं, बाकी नहीं रखते अभी, हाइबरनेट या बाकी नहीं रख रही मैं अभी। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं और ये वाले का pom.xml फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे एंड जब आपके पास यहाँ पर ये चीज आ जाती है तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग करानी है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी थी, हमने डिपेंडेंसी लगाई, लेकिन अभी डिपेंडेंसीज में ना हमें एक डिपेंडेंसी और लगानी है। तो नई डिपेंडेंसी जो आप लोगों की आएगी यहाँ पर, वो कौन सी आएगी, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। तो अगली डिपेंडेंसी जो आनी है वो आनी है स्प्रिंग एमवीसी। ठीक है, तो स्प्रिंग एमवीसी की डिपेंडेंसी आएगी, इसे भी ऐड करना है। और स्प्रिंग एमवीसी के साथ साथ में हमें यहाँ पे और कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी चीजें। तो नेट पे आते हैं और यहाँ पे आकर आप लोग क्या करोगे, एमवीसी डिपेंडेंसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वर्जन का ध्यान रखना है कि पिछले वाले का क्या वर्जन था, 5.3.22, क्योंकि मैंने कहा था ना नाम सेम से शुरू हो रहा है स्प्रिंग से, तो वर्जन सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेगा ही। तो 5.3.22 ले लेते हैं एंड यहां से आप इसे ले लीजिए। मैं स्प्रिंग 6 इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि स्प्रिंग 6 में ना डिक्लेरेशंस चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जहां जहां हमने एंटिटी वाले ऑप्शंस यूज किए वहां पे जावा एक्स आ रहा था। अगर आप स्प्रिंग 6 यूज करते हो तो जावा एक्स नहीं आएगा, जकार्ता आ जाएगा, नाम चेंज हो गया। ओके, तो स्प्रिंग 6 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हुए, इसीलिए मैं स्प्रिंग 6 अभी उठा नहीं रही। चाहे तो आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन फिर सब में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 6 के अकॉर्डिंग ही कॉन्फ़िगर हो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी को लेना है एंड आफ्टर दैट स्प्रिंग वेब एमवीसी को ऐड करना है। देखो अभी मैंने एमवीसी को लगाया ना, तो अभी एक बार ये देखते हैं एमवीसी की वजह से और कितनी डिपेंडेंसीज हमें मिल गई, मतलब कितनी जार फाइल्स मिल रही है। तो जैसे ही ये लिस्ट को अपडेट कर देता है देन वी कैन चेक। बहुत टाइम ले रहा है, तो इसको अपडेट करने देते हैं, करते हैं ना, index.jsp पे आते हैं। index.jsp पे आके यहाँ पे हम एक हाइपरलिंक बना देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिख रही, मैं यहाँ पे होम लिख देती, ठीक है। तो होम लिख रही हूँ ताकि मैं इसके बाद होम पेज पे जा सकूं। तो अगर हम यहाँ पे होम के लिए वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो होम पेज होना भी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक JSP पेज बना के छोड़ देते हैं। अच्छा देखो, वैसे तो हम एमवीसी में जब काम करते हैं तो हम फोल्डर अलग से बनाते हैं ना वैल्यूज का, एक फाइल बाहर रख देते हैं index.jsp, या फिर हम क्या करते हैं, वेब ऐप में आते हैं, कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, व्यू, ठीक है। ताकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे, जितनी भी फाइलें रहेंगी वो व्यू में जाएंगी, सिर्फ हम index.jsp को बाहर रख देते हैं। व्यू में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी अगली फाइल है जिसका नाम मुझे क्या रखना था, home.jsp, तो यहाँ पे जो मेरा ये होम पेज है इसमें हम लिख देते हैं वेलकम टू होम पेज। ओके, तो अभी मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ रही हूँ सो दैट हम इसको एक बार चलाकर देख सकें कि कैसे वर्क करेगा। और अगर आपको चाहिए तो एक आधी फाइल और बना लो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक वैसे ही एक और जेएसपी बना दी, इसका नाम हम रख देते हैं login.jsp। अभी मैं इसमें कराऊंगी नहीं लॉगिन वगैरह कुछ भी, सिर्फ इसको एक्सेस करना सिखाऊंगी, क्योंकि मेनली हमें एमवीसी में यही सीखना है
बाकी सब चीजें तो वही है जो आप यूज कर रहे हो, वैसे के वैसे उठा लो। यहाँ पर मेन होता है एक्सेस कैसे होंगी चीजें। तो लॉगिन डॉट जेएसपी पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके भी मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ बस, वेलकम टू लॉगिन पेज। ठीक है, तो वेलकम टू लॉगिन पेज। अब यहाँ पर जब आपका इतना काम आ गया तो आप क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे होम का ऑप्शन दे दिया तो होम पे चला जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मुझे लॉगिन का ऑप्शन देना है, अब चाहे आप टैब बना के करो, हेडर और एचटीएमएल बना के करो, कैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैंने लॉगिन दिया तो ये लॉगिन पेज पे जाएगा। ओके, तो ये मेरी तीनों फाइलें, एक इंडेक्स डॉट जेएसपी है और बाकी की दोनों क्या है, होम डॉट जेएसपी और लॉगिन डॉट जेएसपी, जो कि मैंने व्यू वाले फोल्डर में बनाई। राइट, तो अभी मैंने सिर्फ फाइल्स बनाई है। अब हम ये देखेंगे कि इन्हें कैसे यूज करना है। अब इन सबको अगर मुझे वर्क कराना है तो पहला काम क्या करना है, स्टेप वन क्या है। स्टेप वन ये है कि आप लोग एसआरसी में, इन जावा में आ जाओ, कंट्रोल एन करके यहाँ पे एक क्लास लोगे। तो क्लास जो हम ले रहे हैं इसका पैकेज बना देते हैं और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देती हूँ फर्स्ट या फिर माई कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया माई कंट्रोलर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मत ले लेना बस। ठीक है, सिंपल क्लास चाहिए। अब इस क्लास को मैं एज द कंट्रोलर यूज करने वाली हूँ, इसीलिए इसके ऊपर जो एनोटेशन आएगी @कंट्रोलर की आएगी, जैसे मैंने कहा ही था। अब आपको बस ये करना है, देखो जब आप यहाँ पे वर्क करते हो तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना देती हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट होम। नाम आप कुछ भी रख सकते हो मेथड का, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही रखना है। तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट होम लग दिया और रिटर्न क्या करा दिया मैंने, यहाँ पे होम पेज का नाम क्या था, होम डॉट जेएसपी, लेकिन मैं सिर्फ लिख रही हूँ होम और कुछ नहीं लिखूंगी। ऐसे ही एक मेथड और बना दिया, पब्लिक स्ट्रिंग गेट लॉगिन पेज, और यहाँ पे रिटर्न क्या करा दिया, लॉगिन, मतलब सिर्फ नाम जो मेरी जेएसपी का नाम था। तो ये मेरे जो दो मेथड्स थे, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, मतलब फाइल का नाम। क्योंकि मैंने क्या कहा था, कंट्रोलर क्लास में हम यूआरएल्स डिफाइन करते हैं। जब आप लोग यूआरएल्स डिफाइन करने जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको मैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यू नीड टू मैप these methods using request mapping to provide URLs pattern for each page। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ता था, यूआरएल पैटर्न बनाना पड़ता था ना एक्सएमएल में जाके। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे यूआरएल्स हमारे हर फंक्शन के साथ डिफाइन होंगे और जो भी यूआरएल रहेगा वही यूआरएल हम कहीं पे भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इजी हो गया ना काम हमारे लिए, एक्सएमएल में जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम यहीं से आ जाएगा। बस करना क्या है, ये करना है कि जो भी मेथड है जिसके साथ भी यूआरएल लगानी है उसके ऊपर एनोटेशन लगाएंगे @रिक्वेस्ट मैपिंग की। और रिक्वेस्ट मैपिंग में जाकर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यूआरएल दे देना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा /login या फिर /home, मैंने होम नाम दिया था ना स्मॉल्स में, तो होम लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करके यहाँ पे क्या दे दिया हमने, स्लैश के साथ में लॉगिन लगा दिया। बस इतना करना है। सेव कर दो तो ये क्या बन गई, मेरी कंट्रोलर क्लास बन गई जिसमें मैं 2 जेएसपी पेजेस के मैपिंग कर रही। ठीक है, तो इसकी मैपिंग किसकी हेल्प से होगी, रिक्वेस्ट मैपिंग की हेल्प से। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये हमारी कंट्रोलर क्लास बन गई। अब कंट्रोलर क्लास जब बना ली है तो देखो एक तरह से मेरे पास फाइल भी तैयार है जिसको मुझे एक्सेस करना है और मैंने कंट्रोलर भी बना दिया उसका। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे रिक्वेस्ट डिस्पैचर को उठाना है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर कह रही सॉरी, जो हमारी कौन सी थी, डिस्पैचर सर्वलेट, उसको उठाना है और उसको कहाँ पे लगाना है, web.xml के अंदर। तो आप लोग आओगे किसके अंदर, web.xml के अंदर। तो वेब INF में आ जाओ और web.xml को ओपन करो। यहां पे आकर आप लोगों को वेब ऐप के अंदर आके
सर्वलेट का टैग बनाना है। सर्वलेट का जब टैग बनाओगे तो सर्वलेट के टैग के अंदर आके आप लोगों को डिफाइन करनी है वैल्यू। क्या डिफाइन करनी है? सबसे पहले तो सर्वलेट का नाम। सर्वलेट का नाम लेट्स सपोज मैंने स्प्रिंग रख दिया, ठीक है, तो ये मेरा सर्वलेट बन गया। अब सर्वलेट को हमें और क्या देनी होती है? क्लास देनी होती है। अब भाई मैं तो उठा रही हूँ एक इनबिल्ट क्लास, तो उसका पूरा का पूरा क्वालिफाइड नेम उठाना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट टी करना है और यहां पे क्या लिखना है? डिस्पैचर सर्वलेट। तो आपको यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट की जो फाइल मिल रही है org स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब डॉट सर्वलेट, ये वाली फाइल उठानी है, ओपन करना है इसको। अब ये नाम आ रहा है यहाँ पर, तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो क्वालिफाइड नेम और इसको उठा के वेब डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे लगा। फाइल आ गई यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट की। अब डिस्पैचर सर्वलेट तो आ गया, लेकिन डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर हमें एक और चीज लगानी। यहाँ पे आप लोग एक वैल्यू और ऐड करोगे इसी की, विच इज लोड ऑन स्टार्टअप। तो लोड ऑन स्टार्टअप के अंदर आप लोग क्या दे देंगे? यहाँ पर आप 1 लगा देंगे। ओके, तो ये पहले से ही स्टार्टअप पे भी लोड हो जाएगा, जिससे कि आपकी वैल्यू यहाँ पर वर्क कर सके। फिर आप सर्वलेट की क्या बनाते थे? मैपिंग बनाते थे। अब सर्वलेट मैपिंग के अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सर्वलेट का नाम। तो सर्वलेट का नाम क्या था? स्प्रिंग। और यहाँ पर क्या आता था? यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न में अभी कुछ भी नहीं लिख रही, सिर्फ स्लैश दे, ठीक है, तो स्लैश देंगे, बाकी आगे अपने आप लग जाते हैं। जो आपका मैपिंग है यूआर कंट्रोलर में है ही। तो ये चीज आपकी यहाँ पर यूज हो गई। अब हमें बनाना है व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर एक तरह की एक एक्सएमएल फाइल ही होती है, जिसको हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। तो व्यू रिजॉल्वर के लिए आप क्या करेंगे कि जहां पर आपकी वेब आईएनएफ है, ठीक है, उसी वाले फोल्डर में आप एक एक्सएमएल फाइल और बनाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि हाँ वहीं पे बनाइएगा, बेटर भी रहेगा। नहीं मैं सोची थी कहीं और बना देते हैं, लेकिन फिर पाथ देना पड़ता है, दिक्कत करती है। तो आप क्या करिए, एक्सएमएल फाइल बना दीजिए और इसका नाम क्या रख दीजिए। देखो इसका जब नाम रखोगे ना, एक चीज ध्यान में रखनी है। आपकी डिस्पैचर सर्वलेट का नाम किससे शुरू हो रहा था? क्या नाम था? स्प्रिंग। तो आपको इनिशियली यही नाम देना है, स्प्रिंग। जो नाम आपने वहां रखा है ना डिस्पैचर सर्वलेट का, वही नाम यहां पर देना है। हाइफन देके सर्वलेट जरूर लगाना है, ठीक है, हाइफन सर्वलेट लगाना है। नाम कौन सा उठाना है? जो एक्सएमएल में दिया था डिस्पैचर का, और आगे हाइफन करके सर्वलेट जरूर लगाना है, एंड आफ्टर दैट आप एक्सएमएल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने ये एक्सएमएल फाइल नहीं लिया क्या? एक सेकेंड बैक करते हैं। अच्छा ये ई कोर वाली कोई फाइल आ गई थी, तो एक्सएमएल फाइल ले लेते हैं एंड, ठीक है, नाम दे देते हैं एंड फिनिश करते हैं। तो ये फाइल आपके पास आ गया यहाँ पर। अब आपको बस क्या करना है, स्प्रिंग सर्वलेट की जैसे हमने बाकियों में लगाया था ना कॉन्फ़िगरेशन, वैसे इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन उठानी है। तो नेट पे आ जाओ, यहाँ पे ले लो स्प्रिंग सर्वलेट एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करके सर्च कर लेना। सभी वेबसाइट्स पे आपको ऑप्शन मिल ही जाती है इसकी लगभग। यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखा, तो आप क्या करिए, इससे किसी दूसरी वेबसाइट से ले लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ स्टार्टिंग का वैल्यू चाहिए। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर स्प्रिंग सर्वलेट को लगाना है, तो स्प्रिंग सर्वलेट के अंदर स्टार्टिंग में क्या वैल्यू आनी चाहिए? सेम ही चीज है, जैसे कि बीन्स आती थी, स्कीमा बना होता था, कॉन्टेक्स्ट एमवीसी बना हुआ था, वही सारी चीजें चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं भाई, इसमें एमवीसी दे रखा है इन्होंने, क्योंकि मेन तो मुझे एमवीसी से ही मतलब है। एओपी स्प्रिंग टीएक्स कॉन्टेक्स्ट बीन्स टीएक्सपी और इंस्टांस, नहीं इसमें एमवीसी। दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं।
हाँ जी, तो देखो ये वाला लेना है आपको, जहां पे ये वाला ऑप्शन आ जाता है। चाहिए तो मैं आपको क्या करती हूँ ना, ये वाला मैं चैट बॉक्स में भी लगा देती हूँ, तो यहाँ से कॉपी मार लेना। ओके, तो ये मैंने इसके चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो यहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा एंड इसे हम यहाँ पर भी ले आते हैं। तो देखिए जो आपकी XML फाइल है, इसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे पहले तो। अब इस फाइल के अंदर हमें काम क्या चाहिए वो देखते हैं। देखिए पहली चीज तो हमारे को यहाँ पे MVC का टैग चाहिए, जो कि देखो अभी मैंने ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर XML NS वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट की जगह पे क्या लगा दो, MVC लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट की जगह पे MVC लगा देना है। तो जहां जहां पे कॉन्टेक्स्ट है वहां वहां पे क्या आ जाएगा, MVC आता जाएगा। एंड उसके बाद इसका जो पाथ दे रखा है नीचे, जैसे कॉन्टेक्स्ट का पाथ दे रखा है, इसे भी कॉपी कर लो। और यहाँ पर भी क्या करना है, जहां जहां पे कॉन्टेक्स्ट है वहां वहां पे MVC लगा दीजिए। तो यहाँ पर भी MVC आएगा और यहाँ पर भी MVC आएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू रहेगी इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं हमने क्या लिया था, यहाँ पर ऑप्शन लिया था